कल्पना कीजिए, आपने एक संपत्ति खरीदी, पूरा पैसा दिया, विधिवत रजिस्टर्ड सेल डीड करवाई, कई साल शांति से बीत गए। लेकिन अचानक वर्षों बाद कोई अदालत में आकर कहता है भाई ये बिक्री असली नहीं थी, ये तो फर्जी थी। क्या अदालत ऐसी बात मान सकती है? क्या रजिस्टर्ड सेल डीड को इतनी आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का स्पष्ट और निर्णायक उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में दिया है और यह फैसला भारत के प्रॉपर्टी कानून में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो भारत के हर संपत्ति खरीदार और मालिक को सीधे प्रभावित करता है। यदि किसी रजिस्टर्ड सेल डीड को कभी विधिवत चुनौती नहीं दी गई तो क्या होगा? क्या वर्षों बाद उसे शैम या फर्जी लेनदेन कहा जा सकता है? 2025 से 2026 में सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम कानूनी स्थिति क्या है? आइए इसे जनवरी 2026 में दिए गए एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय के माध्यम से समझते हैं। मामले का विवरण। यह मामला हेमलता, स्वर्गीय, उनके विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से बनाम तुकाराम, स्वर्गीय, उनके विधिक उत्तराधिकारियों एवं अन्य के बीच उत्पन्न हुआ। विवाद एक दीवानी प्रकृति का था जो अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। यह अपील सिविल अपील के रूप में दायर की गई, जो मूल रूप से RSA नंबर 163/2000 से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकरण में निचली अदालतों तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती दी गई थी, जिसके कारण मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हुआ। इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई। पीठ का गठन माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन द्वारा किया गया, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस विवाद पर निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम निर्णय 22 जनवरी 2026 को सुनाया। यह निर्णय रिपोर्टेबल घोषित किया गया है, अर्थात इसे विधिक मिसाल प्रेसिडेंट के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इस निर्णय का न्यूट्रल सिटेशन 2026 INSC 82 है, जो इसे आधिकारिक रूप से मान्य एवं संदर्भ योग्य बनाता है। मामले की पृष्ठभूमि। वर्ष 1971 में मूल स्वामी तुकाराम ने हेमलता के पक्ष में एक रजिस्टर्ड सेल डीड निष्पादित की। उसी दिन एक रजिस्टर्ड किराया समझौता भी किया गया, जिसके अंतर्गत तुकाराम किराएदार के रूप में संपत्ति में बने रहे। तुकाराम ने कई वर्षों तक किराया अदा किया, जिससे खरीदार के स्वामित्व को स्वीकार किया गया। काफी समय बाद एक सिविल वाद दायर किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सेल डीड वास्तविक नहीं थी, यह केवल ऋण का लेन देन था, दस्तावेज शैम और नाममात्र था। निचली अदालतों के निष्कर्ष। ट्रायल कोर्ट सेल डीड को वैध और वास्तविक माना। प्रथम अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की। हाई कोर्ट मुख्यतः मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करते हुए निर्णय पलट दिया और सेल डीड को शैम माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तर्क। खरीदार अपीलकर्ताओं के तर्क। एक रजिस्टर्ड सेल डीड वैधता की मजबूत धारणा रखती है। मौखिक साक्ष्य रजिस्टर्ड दस्तावेज को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 और 92, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 90 और 91। विक्रेता द्वारा किराया चुकाना और किराएदारी स्वीकार करना बिक्री का समर्थन करता है। धोखाधड़ी के आरोप अस्पष्ट थे और ऑर्डर 6 रूल 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उल्लंघन करते थे। विक्रेता प्रतिवादियों के तर्क। सेल डीड केवल ऋण की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। बिक्री मूल्य अपर्याप्त था। कब्जा वास्तव में कभी स्थानांतरित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। एक वैधता की धारणा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, एक रजिस्टर्ड सेल डीड की वैधता और प्रामाणिकता की अत्यंत मजबूत धारणा होती है। रजिस्ट्रेशन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी सुरक्षा है। दो चुनौती देने वाले पर भारी बोझ। रजिस्टर्ड सेल डीड को गलत सिद्ध करने का पूरा बोझ उसी व्यक्ति पर होता है जो उसे चुनौती देता है। मात्र आरोप, संदेह या विलंब पर्याप्त नहीं है। 3 मौखिक साक्ष्य दस्तावेजों पर हावी नहीं हो सकता। न्यायालय ने लागू किया।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 और 92, अब धारा 90 और 91, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह स्पष्ट किया गया कि मौखिक साक्ष्य स्पष्ट शर्तों वाले रजिस्टर्ड दस्तावेज को नहीं बदल सकता। 4 अस्पष्ट याचिकाएं स्वीकार्य नहीं। न्यायालय ने दोहराया कि ऑर्डर 6 रूल 4 सीपीसी 1908 के अंतर्गत धोखाधड़ी या शैम के आरोपों में विशिष्ट विवरण आवश्यक है। चतुर ड्राफ्टिंग कानूनी प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकती। 5 बंधक सिद्धांत अस्वीकार। पुनः हस्तांतरण रिकन्वेंस की कोई शर्त मौजूद नहीं थी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 58 सी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुईं। इसलिए यह लेनदेन बिक्री ही रहा, बंधक नहीं। अंतिम निर्णय। अपील स्वीकार की गई। हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त किया गया। ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय पुनः बहाल किए गए। रजिस्टर्ड सेल डीड को वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय घोषित किया गया। इस निर्णय का भविष्यगत प्रभाव। वास्तविक संपत्ति खरीदारों की सुरक्षा। मौखिक दावों के दुरुपयोग पर रोक। रजिस्टर्ड दस्तावेजों में विश्वास सुदृढ़। निरर्थक संपत्ति विवादों में कमी। एक पंक्ति में कानूनी स्थिति 2026। रजिस्टर्ड सेल डीड तब तक वैध और प्रभावी रहती है जब तक उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर निरस्त न किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।